जी वेलकम बैक। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज हमारे साथ बहुत बड़ी क्रिकेटिंग पर्सनालिटी आने वाली है एंड वी आर एब्सोल्युटली वेरी एक्साइटेड एंड प्लीज्ड कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे साथ आज जुड़े हैं। आज सेकंड सेमीफाइनल भी वर्ल्ड कप का हो गया है और हम उनसे कुछ बात करेंगे। हम जैसे आपको बता ही रहे थे कि हमारे साथ होंगे क्रिकेटिंग लेजेंड सिकंदर बख्श साहब एंड ही हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड कि वो हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तैयार हुए। दोनों वर्ल्ड कप्स के जो सेमीफाइनल्स हैं उन पे हम बात करेंगे। तो विदाउट मच अडू लेट्स टेक यू ऑल टुवर्ड्स द क्रिकेटिंग लेजेंड। जी सिकंदर साहब, हेलो, हाउ आर यू सर? अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। और सारे लोग देखते हैं तो सत श्री अकाल, नमस्ते एंड एवरीथिंग। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। ये बड़ी हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है वो भी बड़ी एंथुसियास्टिक है और वो भी बड़ा वेट कर रहे थे कि आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ बात करें। तो डेफिनेटली दे आर आल्सो लिसनिंग टू यू। अगर वो इंडियन कम्युनिटी वहाँ है तो मैंने जैसे नमस्ते कहा कि मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी टीम फाइनल में पहुंची और उनकी टीम बहुत जबरदस्त खेल रही है और इतना अच्छा खेल रही है कि अमेजिंगली अच्छा खेल रही है। तो बहुत ज्यादा मुबारक हो उन्हें। 11 विन्स इन अ रो सर, दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा सर, हम जरा थोड़े से दुख से शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारी तो सर नंबर 1 ओडीआई टीम थी जब हम वर्ल्ड कप में खेलने आए थे और फिर बहुत ही अनसेरेमोनियस तरीके से बाहर निकल गई। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि प्लेयर्स लंका लीग खेल के थके हुए थे या प्लान इन प्लेस नहीं था या पीसीबी की स्ट्रैटेजी नहीं थी? तो 3 क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड यू। देखिए, तीनों का जवाब एक ही है कि हम लोग ने जो है बिल्कुल इस वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं की। बेसिकली हमारी जो टीम है वो T20 की स्पेशलिस्ट बन गई है। वी आर नॉट गुड इन ओडीआईज और उसके देखिए उनको तैयारी इस तरह करनी चाहिए थी। अभी जो आपने श्रीलंका लीग की बात की ना, दैट वाज नॉट द ओनली लीग दे वर प्लेइंग। They were playing in Canada, they were playing in America, they were playing in Sri Lanka, so they were playing all over the world except के ओडीआई खेले। वो T10 खेल रहे थे एंड T20 खेल रहे थे। तो उनका जो मिजाज है, माइंडसेट था, वो T20 और T10 के ऊपर लग गया था। तो वो तैयारी उनकी सही नहीं थी और इसमें गलती कप्तान की भी है। इसलिए कि देखें, कप्तान 4 साल से कप्तान थे तो उनको पता होना चाहिए था हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं तो ही शुड कंट्रोल द बॉयज। उन्होंने वो नहीं किया। और पीसीबी जो है, आपको पता है हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्टेबल नहीं है। वो मतलब एक आदमी नहीं करता, कभी 3-3 महीने बाद वो बदल रहा था। तो उससे भी फर्क पड़ा है कि एक बोर्ड चला गया, जब रमीज राजा का गया तो फिर उसके बाद सीटी साहब आए, उनके बाद जो है अब ज़कार अशरफ साहब आए। तो नोबडी कुड कंट्रोल द जो टीम है, उसको कह सकते हैं, दे कुड नॉट कंट्रोल द टीम। जो कि इस तरह की ट्रैवलिंग कर रही थी, उसके बजाय वो उसको होल्ड करते, एक कैंप लगाते और उस पर क्रिकेट पे बात करते। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था और यही चीज़ हमने देखी कि जब वो खेलने गए कि हमारे बॉलर्स अनफिट हो गए। शाहीन अनफिट हो गया, नसीम शाह अनफिट हो गया। हमारे स्पिनर्स ने जो है वो 4 ओवर वाली बॉलिंग की, बिल्कुल 10 ओवर वाली बॉलिंग नहीं की। इसके वजह से मैं समझता हूँ दैट वाज द बिगेस्ट फैक्टर। अच्छा सर, आप लोग जिस वक्त खेलते थे क्रिकेट, व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इज कि जिस वक्त आप लोग खेलते थे उस वक्त तो क्रिकेट इतना डेवलप भी नहीं था एंड आई एम श्योर कि इतने फैसिलिटीज भी नहीं होंगे। अब तो क्रिकेट फ्रॉम दोज टाइम्स बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आ गई हैं। तो क्या बात है कि पीसीबी हमारे लड़कों को वैसे ना तो टैलेंट हंट कर सक रहा है, ना तो उनको ग्रूम कर सक रहा है, ना तो उनको वो फैसिलिटीज दे पा रहा है? सो व्हाट इज गोइंग ऑन एट द बोर्ड लेवल? आई थिंक कि ये थोड़ा सा एक तो मैं बताऊं, जब हम खेलते थे शायद आप भी पैदा नहीं हुई होंगी, यू मस्ट बी मतलब उसके बाद ही पैदा हुई होंगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब हम खेलते थे तो 2 लोग टीम के साथ होते थे। एक मैनेजर होता था जिसकी उम्र 70 साल होती थी, दूसरा एक असिस्टेंट मैनेजर होता था जो कि हमारे लॉजिस्टिक का लुक आफ्टर करता था। उसके अलावा हमारे साथ कोई नहीं होता था। हम जाते थे बाहर तो वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट हायर करते थे। मगर अब जो आपने अभी कहा ना कि उनको लुक आफ्टर नहीं करता, नहीं, उनके साथ 16 से 17 लोग जाते हैं जो कि उनका सपोर्टिंग स्टाफ होता है। उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, मेसियो भी है, ट्रेनर भी है, कंडीशनिंग एक्सपर्ट भी है, फील्डिंग कोच भी है, बॉलिंग कोच भी है, बैटिंग कोच भी है। दे आर 16 पीपल। एक साइकाइट्रिस्ट भी है उनके साथ, जो स्पोर्ट्स साइकाइट्रिस्ट है। उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफिसर है, मैनेजर है। तो दे आर अबाउट 16 to 17 पीपल विद द टीम जो उनको लुक आफ्टर करते हैं। और हमारे पास एक
एकेडमी है जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहलाती है, उसमें हर किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, स्विमिंग पूल्स, जिम्स हैं, इंडोर नेट्स हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। हाँ, और ये आप ज़रूर कह सकती हैं कि हमने अपना सिस्टम थोड़ा-सा तब्दील किया, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान पहुँचा है। हमारी आबादी 25 करोड़ की है और हमने एडॉप्ट कर लिया है सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का, जिनकी आबादी जो है मेरे ख़्याल से 25 मिलियन टू 30 मिलियन है, जो गूगल मैंने किया था। तो वो एक हमने गलत फ़ैसला किया, अदरवाइज़ फैसिलिटीज़ इज़ अवेलेबल फॉर एवरी क्रिकेटर हियर। अच्छा सर, क्लब क्रिकेट जो है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है और मुझे लग रहा है कि कोई अब जो कायदे आज़म ट्रॉफी होती थी उसमें भी कोई एज सच टैलेंट नहीं आ रहा। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन पीएसएल के अंदर कुछ टैलेंट नजर आता है। तो एक तो ये प्लीज मेरा क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए कि क्लब क्रिकेट के खत्म होने से कितना नुकसान पहुंचा है, और ये जो टैलेंट हंट है या तो कायदे आज़म ट्रॉफी से या पीएसएल से, ये क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, क्लब क्रिकेट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल थिंग, इट्स अ क्लब। और क्लब्स जो होते हैं हर गली मोहल्ले के अंदर होते हैं। वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमारे यहाँ जो क्लब क्रिकेट को बिल्कुल रुक गई है। स्कूल में क्रिकेट नहीं होती, कॉलेज में क्रिकेट नहीं होती, यूनिवर्सिटी में क्रिकेट नहीं होती, सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होती। होती है मगर ऑर्गेनाइज नहीं है। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के नाम से एक टीम होती थी जो कि फर्स्ट क्लास खेलती थी। देखिए, जिस तरह के स्टेप्स होते हैं ना एजुकेशन के अंदर, कि आप पहले मैट्रिक करते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर उसके बाद यू गो इनटू द प्रोफेशनल कॉलेज, तो इसी तरह ये जो क्लब्स होते हैं इट्स काइंड ऑफ अ स्कूलिंग। फिर उसके बाद आप मैट्रिक करते हैं, यानी कि आप अंडर 19 में आ जाते हैं, और आप जब इंटर करते हैं तो इसका मतलब है आप अंडर 19 पाकिस्तान के लिए खेल गए हैं। और जब आप प्रोफेशनल कॉलेज की बात करते हैं कि मेडिकल या इंजीनियरिंग करें, दैट्स मीन यू आर इनटू अ प्रोफेशनल लीग, दैट इज अ कायदे आज़म ट्रॉफी एंड ऑल। इसकी बाकायदा एक पूरी एक कहने के एक डिज़ाइन हुई हुई है सारा कुछ, तो इसी तरह चलता है। मगर जो क्लब क्रिकेट है, जो मोहल्ले गली की टीमें हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ और उसके लिए मैं बहुत शोर उठाता हूँ कि ये क्लब क्रिकेट वगैरह शुरू हो जानी चाहिए। और उसकी बेसिक वजह ये है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल टसल्स हैं उसके वजह से जो है ये क्रिकेट जो है रुक गई है। और उसके बरक्स हम अगर अपने पड़ोस में देखें, इंडिया में, इंडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। उनकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। मैं हमेशा उनको लोगों को कहता हूँ, क्रिकेट बोर्ड को, कि भाई आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है सिस्टम देखने की। आप अपने पड़ोस पे देख लें। पड़ोस मतलब एक आपने बॉर्डर क्रॉस करना है, आप पड़ोस के अंदर चले जाएंगे और आपको उनका सारा सिस्टम मिल जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इन द क्रिकेट बोर्ड, वो रुक जानी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा सर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अब हमारे मुल्क में शोर मचने लगा है कि जी पॉलिटिकल अपॉइंटीज आ जाती हैं, कभी नजम ज़ेडी साहब आ जाते हैं, कभी ज़का अशरफ साहब आ जाते हैं, तो अब इनको तो पता ही नहीं है व्हाट इज क्रिकेट, तो जो है उसकी वजह से बोर्ड क्या चलेगा। लेकिन अगर वही आपने जो इंडिया की बात की, दूसरी तरफ हम देखें तो वहां पर भी जे शाह साहब जो हैं वो अमित शाह साहब के बेटे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी साहब के राइट हैंड मैन है। लेकिन बट व्हाट वी फील इज कि शायद जो हेड है बीसीसीआई का, उसकी इतनी इंटरफेरेंस नहीं है, वही आप वाली बात, और उसके अंदर बोर्ड चला रहा है। हमारे मुल्क के अंदर ऐसा क्यों नहीं है? हमको भी शायद कोई फर्क ना पड़े, अगर आप किसी क्रिकेटर को हेड नहीं लगाना चाहते हैं पीसीबी का, ले आए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, लेकिन फिर एक बोर्ड क्यों फैसले नहीं लेता है ये क्रिकेटिंग के जो सारे मामलात हैं उनके? देखिए, उसके लिए मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, वो देखें, आपके जे शाह साहब चला रहे हैं भारत के अंदर, वो कोई क्रिकेटर नहीं चला रहा है। थोड़ी देर के लिए गांगुली आए थे, उसके बाद उनको हटा के जे शाह साहब आ गए थे शायद। तो अब जो है, देखिए, जो बोर्ड है इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट सेक्टर, जहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं एंड दे हैव टू इन्वेस्ट दोज डॉलर्स इनटू मनी मेकिंग में। मार्केटिंग करनी होती है, पीएसएल कराना होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। जो क्रिकेटर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट क्वालिफाइड, वो मतलब स्कूलिंग ही नहीं हुई होती उनकी, तो वो ये चीज़ें नहीं चला सकते। तो ये जो काम है ये प्रोफेशनल्स का है, जिसमें एचआर भी है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सिक्योरिटी है, दे आर प्रोफेशनल। जब बाकी काम शुरू हो जाता है ना बाद में, जो क्रिकेट की सिलेक्शन है, क्रिकेट की हंटिंग है, जैसे आप स्काउटिंग कह रहे हैं, ये टैलेंट हंट है, ये फिर क्रिकेटर्स को करना है। आपका कोच आपका क्रिकेटर होगा तो सारी चीज़ें होगी। तो इसको हमने अभी तक प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं कर सके। हम जब भी होते हैं, वो लड़का आ जाता है क्रिकेट के अंदर जो कि उनका करीबी साथी होता है या उनका दोस्त होता है, फिर उसके अंदर फिर ये हो जाता है कि जो रियली जो टैलेंटेड बंदा होता है, जो कि हार्ड वर्किंग होता है, वो बेचारा पीछे रह जाता है। तो ये एक इश्यू तो है।
अब इसके लिए तो सिर्फ यही हो सकता है कि जो मैंने हुकूमत से कई दफ़ा अपील की है कि प्लीज़ इस क्रिकेट को अलग थोड़ा-सा रखें और यहाँ कोशिश करें कि जो कि एक देखें, अगर हमारे हुकूमत ने इंटरफेयर ज़्यादा किया, तो श्रीलंका की तरह आईसीसी उनको भी बैन कर देगी। मगर इसलिए उनको दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो इंटरफेयर ना करें। अगर उन्होंने फिर इंटरफेयर किया तो जैसे श्रीलंका पर पाबंदी लगाई है आईसीसी ने, और फीफा भी लगाता है, उसने फ्रांस पे लगाई थी कि जब हुकूमत ने फुटबॉल में इंटरफेरेंस शुरू की थी। तो उनको छोड़ दिया जाए, जो क्राइटेरिया होता है कि जो क्लब्स होते हैं वो वोट डालते हैं, मेंबर सेलेक्ट होता है, वो मेंबर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान से मिलकर एक प्रेसिडेंट को या चेयरमैन को सेलेक्ट करें। तो ये प्रोसेस जब तक हम नहीं करेंगे तो हम आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम यहाँ फंसे रहेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। जो दो आपके साथी क्रिकेटिंग ग्रेट्स हैं उन्हीं का मैं नाम ले लेती हूँ। एक तो ज़हीर अब्बास साहब ने भी कहा है जी कि डिलिबरेटली कोशिश की जा रही है कि इस मुल्क के अंदर क्रिकेट को बर्बाद किया जाए, और फिर अभी जो जैसे बाबर आजम ने जब रिजाइन किया था तो बड़ी उनके खिलाफ क्योंकि रिजेंटमेंट आ रही थी, तो कपिल देव ने भी कहा कि क्रिकेटर वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, क्रिकेट का प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रिकेटर का प्रॉब्लम नहीं है, आपके मुल्क में सिस्टम का प्रॉब्लम है, आपको सिस्टम्स अपने ठीक करने पड़ेंगे। और वही बात आपने भी की कि सिस्टम्स हमको ठीक करने पड़ेंगे। अच्छा सर, सिस्टम के ठीक करने में जो बहुत ज्यादा एक और भी शोर मचता है कि हम जी फॉरेन से लोगों को उठाकर क्यों ले आते हैं, हमारे अपने खुद के इतने बड़े क्रिकेटिंग लेजेंड्स बैठे हुए हैं, हम उनको क्यों नहीं अपने क्रिकेट बोर्ड में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मिकी आर्थर साहब को लाया गया था। मिकी आर्थर साहब की आप पूरी हिस्ट्री देख लें, जिस जिसके साथ उन्होंने खेला है उसको हराया है, तो भाई उनको लाने का क्या मकसद था फॉर एग्जाम्पल। और अपना जो लोकल टैलेंट है, जैसे कि आप हैं, वसीम हैं, वकार हैं, ज़हीर अब्बास साहब माशाल्लाह भी जिंदा हैं, जावेद हैं, और कितने लोग हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं लाया जाता है? ये क्या फोबिया हो गया है? या तो आप स्टीव वॉ जैसे बंदे को लाएं, इट मेक्स सेंस, यू नो, इट मेक्स सेंस, लेकिन मिकी आर्थर, आई मीन व्हाई? देखिए, जो कोचिंग होती है वो आप दुनिया भर के कोचेस को उठा के देख लें, दुनिया भर के, सिवाय इंडिया के, वहाँ द्रविड़ है, उसके अलावा दुनिया की किसी भी कोचिंग टीम में कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर इन्वॉल्व नहीं है। छोटे छोटे असाइनमेंट्स उनको मिलते हैं। मतलब एक, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कोई एक ऐसा आपके जहन में बंदा आ रहा है कि जी ये बहुत बड़ा क्रिकेटर है और इस टीम के साथ है, तो आप मुझे जरूर बताइए। मगर वसीम अकरम साहब, सर वसीम अकरम साहब केकेआर के साथ थे, केकेआर के साथ थे, मगर देखिए वसीम अकरम जो है वो कई दफा क्रिकेट कमेटी में आ चुके हैं। उनका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा टेंटेड है, जिसके वजह से जो उनको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को मना किया है, जो कि एक जस्टिस साहब की रिपोर्ट थी, जिसके वजह से उनको दूर रखा जाता है। अदरवाइज वो क्रिकेट कमेटी में थे, जब इमरान खान का दौर था वो क्रिकेट कमेटी में थे। जावेद मियांदाद कोच रह चुके हैं, वकार जुनूस कोच रह चुके हैं, सकलैन मुश्ताक कोच रह चुके हैं, मोइन खान कोच रह चुके हैं, मिसबाह उल हक को तीन चीजें दी गई थी, बहुत से लोगों को तैयार किया गया था। अब हफीज को दिया गया है, तो हम देते हैं, मगर जब थोड़ी सी भी नाकामी होती है ना, ये सबसे बड़ा जो गलती है हमारी क्रिकेट बोर्ड की, कि अगर कोई लड़का एक सीरीज में फेल हो जाता है तो आप उसको उठाकर फौरन ही बदल देते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको चाहिए कि जैसे हफीज आया है, आप उसको कहें कि हम आपको 2 साल दे रहे हैं, 1 साल दे रहे हैं, आप इस 1-2 साल में हमें कुछ करके दिखाएं। अगर आपने एक सीरीज के बाद उसको चेंज कर दिया तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो हमारे क्रिकेट बोर्ड को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इट्स वन ऑफ देम। तो अभी जैसे हफीज आया, अब हम सब डर रहे हैं कि जैसे नई कोई इलेक्शन होंगे, सपोज करें कोई एक नई पार्टी जीत जाती है, वो कोई और लेके आ जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? क्या वो आकर उनको हटा देगा हफीज को? वो गलत हो जाएगा ना, तो बेचारा क्या करेगा? तो इसलिए बेहतर है कि जो भी इस तरह का कोच बने क्रिकेटर, यू मस्ट गिव हिम टाइम कि एटलीस्ट अ ईयर और 2 सो ही कैन डिलीवर, अदरवाइज तो वो डिलीवर ही नहीं कर सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा सर, हमारे कुछ जो पुराने जो प्लेयर्स हैं, असल में तो बात यह है ना कि क्रिकेट के अंदर पैसा इतना आ गया है और उसके लिए हर कोई सोचता है कि हमको ये कोवेटेड जो पोजीशंस हैं ये हमको मिले। आपने ज़रूर देखा होगा, इंडिया के अंदर एक सीरीज़ आई थी द इनसाइड एज, आईपीएल की बैटिंग के ऊपर थी, और उसमें वो एक सेंटेंस बोलते हैं कि हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा बैटिंग नेटवर्क चलता है। तो ये चीज़ जो है, क्या आपको लगता है कि अट्रैक्ट अब करती है, या पैसा इतना है कि अब ये अट्रैक्ट नहीं करती है प्लेयर्स को, और प्लेयर्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं अपनी नेशनल टीम में?
क्योंकि ये भी जो चीजें बीच में आ जाती हैं ना, काउंटी क्रिकेट्स हैं, ये बैटिंग्स हैं, ये सारे जो बीच में आ जाती हैं चीजें, उससे भी कभी कभी क्रिकेट खराब होती है किसी मुल्क की। आपको क्या लगता है कि ये एलिमेंट पाकिस्तान में है? क्योंकि कुछ स्कैंडल्स तो आए भी थे, आपको पता है कि इंडिया में अजरुद्दीन और यहाँ पे फिर हमारे आमिर भी और सलमान बट भी और भी बहुत सारे दिग्गज लोगों के नाम आए थे। तो ये चीज तो कोई अफेक्ट नहीं कर रही इस वक्त क्रिकेट को, या कर रही है अभी भी, आपको लगता है? ये पूरी दुनिया में सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, जो मैंने पढ़ा है फुटबॉल में भी है, ये टेनिस में भी है, और जोकोविच शायद एक प्लेयर है टेनिस का, उसके लिए मैंने पढ़ा था कि हाँ, जोकोविच को भी बुकीज ने बोला था कि तुम एक आधा मैच हार जाओ। ये मैंने खुद पढ़ा था, उस पर इंक्वायरी भी हुई थी, ये इंटरनेट पे मौजूद होगा। अभी आपने एक फिल्म का नाम लिया, इनसाइड एज, कम से कम मैं तो सर अमेज़न प्राइम के ऊपर सीरीज थी पूरी। मैं हैरान हूं कि आपने वो देखी। उसमें कई ऐसी चीजें हैं कि जो कि नहीं होती प्रैक्टिकली, जो उसमें ऐसी सीन्स दिखाए गए थे, तो मैं हंसा और मैंने टीवी बंद कर दिया। मैं कहा ये अगर इस किस्म की चीजें ये इस क्रिकेटर्स को के बारे में दिखा रहे हैं वो गलत है। जहां तक मैच फिक्सिंग का है वो बिल्कुल है। दो किस्म की चीजें होती हैं, एक कहलाती है मैच फिक्सिंग, जो शुरू में होती थी कि पूरे 4-5 लड़कों को मिलाकर बुकीज जो है पूरा का पूरा मैच हार जाता था। आजकल जो होता है उसको हम कहते हैं फैंसी। जो फैंसी होता है वो इंडिविजुअल्स करते हैं, जैसे कि मोहम्मद आमिर ने नो बॉल कर दी, ठीक है, मोहम्मद आसिफ ने नो बॉल कर दी, दैट इज फैंसी, जो आप इंडिविजुअली करते हैं और आपको मतलब एक नो बॉल करने के 25 लाख मिल गए, किसी को जो है 20 लाख मिल गए, और अगर आप बड़े अच्छे बैट्समैन हैं तो आपको वो कहते हैं कि यार कल के मैच में तुम 10 रन ना करो तुम्हें हम 50 लाख दे देंगे, 1 करोड़ रुपया दे देंगे। एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसकी जगह कंफर्म है टीम में, तो वो कहता है कि चलो 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा या 2 करोड़ मिल जाएंगे या 5 करोड़ मिल जाएंगे, मैं एक इनिंग में 10 रन पे आउट हो जाता हूँ। तो ये करते हैं, ये चीजें हैं, ये रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। ये जो इसका हब है, जो इसका सेंटर है वो इंडिया है, इंडिया से ही सारी प्लानिंग होती है। कोलकाता में इनके जो मेन बंदे हैं वो बैठते हैं, वहां से रेट फ्लो किया जाता है, वो रेट्स पूरी दुनिया के जो बुकीज हैं उठाते हैं। सपोज करें किसी टीम के जीतने पे 10 पैसे आपको मिलेंगे, जो पाकिस्तान का बुकी होता है वो 12 पैसे के अंदर वो फ्लोट करता है, तो 10 रुपए वो वहां लगाता है, 2 रुपए वो अपने रखता है। इस तरह ये सिस्टम चलता है। मेरी बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह पीपल नो मी अराउंड, तो मुझे हर किस्म के लोगों से मुलाकात होती है, जिसके अंदर ये नोटोरियस किस्म के लोग भी हैं, इनसे आए बगाए मुलाकातें हो जाती हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्टी में, तो वो सारी किस्से कहानियां हमें सुना देते हैं। तो ये चीज रहती है। जो एक बच्चा होता है अगर बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, उसके पास साइकिल भी नहीं होती चलाने को, और वो जो क्रिकेट में आ जाता है, स्टार बनने लगता है, तो फौरन बुकी उसके पर हाथ मार देते हैं। हाथ कैसे मारते हैं कि उसको प्रेजेंट्स देके, उसको देके अपने काबू में ले लेते हैं, वो समझता है ये मेरे दोस्त हैं, फिर उनसे वो गलत काम करवा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इससे अफेक्ट होता है। आप लोग सब बैठ के जानामाज के ऊपर दुआएं मांग रहे होते हैं कि टीम अच्छा कर जाए, मगर कई दफा कई जगह पे मौके पर पता भी नहीं चलता कि काम खराब हो जाता है। तो इसमें जो है बेचारे लड़कों को फंसाया जाता है। तो ये चीज है और ये रहेगी जब तक दुनिया कायम है, जब से दुनिया बनी है, और अब तक ये जुआ और इस किस्म की चीजें चलती रहती हैं। तो आप इसको रोक नहीं सकते, सिवाय इसके कि बच्चों को ट्रेन करें। जो आपके नए बच्चे आते हैं, जैसे कि अंडर 19 के बच्चे आते हैं, उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज सिखाई जाए कि वो क्या है क्या नहीं है, किस किस्म के लोगों से कैसी बात करनी चाहिए। कोई अननेसेसरी आके आपको प्रेजेंट्स दे रहा हो तो आपके कान फौरन खड़े होने चाहिए कि ये क्यों दे रहा है मुझे। यू मस्ट आस्क योरसेल्फ और दैट पर्सन कि व्हाई यू गिविंग मी सच अ एक्सपेंसिव प्रेजेंट, लाइक अ मोबाइल फोन जिसकी कीमत 3-4 लाख रुपए है, वो आपको दे रहा है, या आपको कोई घड़ी खरीद के दे रहा है रोलेक्स, तो यू मस्ट आस्क हिम व्हाई। मतलब कोई भी इतना चहीता नहीं होता कि आप बहुत बड़े स्टार हैं तो आपको लाके रोलेक्स घड़ी दे रहा है, उसके मोटिव्स क्या हैं। तो ये चीजें आपको सिखानी पड़ती हैं नौजवान बच्चों को, वो सीखेंगे तो इन चीजों से बचेंगे। अदरवाइज अगर आप नहीं सिखाएंगे, जब मैं टीम के साथ था एज असिस्टेंट कोच और एनालिस्ट, वी यूज्ड टू डू दैट क्लासेस, हम बिठा के समझाते थे, मगर अब होती हैं नहीं होती मुझे नहीं पता, मगर दे ऑल नो दे हैव टू बी केयरफुल। जी सर, वही बात है जो मैंने कहा था कि ये बोर्ड की बड़ी जिम्मेदारी है, लड़कों को ग्रूम करना, उनको बताना बहुत जरूरी है। वही जैसे आपने कहा, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता इन चीजों का बेचारों का, और खाम खाई वो फंस जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, हम अब आ जाते हैं अपने दोनों जो सेमीफाइनल्स हैं उनके ऊपर, जो वर्ल्ड कप का चल रहा है।
तो कल एक हुआ और आज एक हुआ, कुछ एनालिसिस दीजिए कि टीम्स जैसे खेली और विन उन्होंने किया तो उनके क्या स्ट्रेंथ्स थे और दूसरी टीम के क्या वीकनेसेस थे, उसके ऊपर सबसे बात करेंगे। पहले मैं देखें एक चीज आपको बता दूं, क्रिकेट के अंदर अगर आप नोट करेंगे जो नए बॉल से अगर आप जो भी एक्शन करते हैं, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं नए बॉल से आप आउट करते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं नए बॉल से आप अच्छी बैटिंग कर जाएं तो वो आपकी टीम ऊपर खड़ी हो जाती है। अब जैसे मैं कल इंडिया के मैच की बात करता हूं, इंडिया ने पहली जो विकेट गिरी थी तो 8 ओवर हुए थे और 71 रन बने थे, यानी कि उन्होंने इतनी तेजी के साथ खेला रोहित शर्मा ने और गिल ने कि दूसरी टीम को संभलने का मौका नहीं दिया। इससे फायदा क्या होता है, जब वो रोहित शर्मा आउट हुए तो उस वक्त सिर्फ 8.2 ओवर्स हुए थे और 71 रन बने हुए थे। जब कोहली खेलने आए तो उनके लिए उन पे प्रेशर नहीं था कि तुमने रन बनाने, वो आराम से सेटल्ड हुए और उसके बाद वो खेलते चले गए। और गिल ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, पहले 10 ओवर में उन्होंने 84 किए, दूसरे 10 ओवर में उन्होंने 70 रन किए, तो जो 20 ओवर हुए तो उनके 150 लग चुके थे। तो ये एक बहुत जबरदस्त स्टार्ट दिया था ओपनर्स ने। इसी तरह आज के मैच को अगर आप देखें तो जो ऑस्ट्रेलियंस थे उन्होंने आते ही उनको जल्दी आउट किया और आप देखें कि उनकी जो विकेटें गिरी हैं 4 विकेटें 24 रन पे गिर गई, किसकी, साउथ अफ्रीका की, वो टीम बैठ गई। जब 4 नए बॉल के ऊपर 4 विकेटें गिरी 24 रन पे तो वो 200 से ज्यादा ऊपर नहीं रन कर सके, 213 पे कोलैप्स हो गए, हालांकि मिलर ने 100 किए। तो नए बॉल को अच्छा खेलना और नए बॉल को अच्छा कराना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी टीम को किसी भी फॉर्मेट में खेलने के लिए। तो इंडिया को मैं इस लिहाज से फुल मार्क्स दे रहा हूं कि उनके ओपनर्स किसी बॉलर को खाते में नहीं लाते और रोहित शर्मा इतना जबरदस्त खेलते हैं नए बॉल से और गिल भी इतना जबरदस्त खेलते हैं कि जो बॉलर है वो सेटल नहीं हो पाता। और अगर आपका, हम जैसे शाहीन की बात कर रहे थे कि नए बॉल पर आउट करना, नए बॉल पर हमारे बॉलर्स ने किया नहीं, तो हमने वो प्रेशर बिल्डअप ही नहीं किया, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इंडिया ने तो क्लीन स्वीप कर दिया था, कोशिश की ऑस्ट्रेलियंस ने वहां तक पहुंचने की, मगर वही हुआ कि जो ऑस्ट्रेलियंस थे उनके जो पहले 10 ओवर के अंदर इतने जबरदस्त रन नहीं बने जितना के बनने चाहिए थे और उनकी विकेटें जो है वो सॉरी नॉट ऑस्ट्रेलियन, उनका न्यूजीलैंडर से मैच था, तो वो उनकी जल्दी आउट होने की वजह से, उनकी शुरू के विकेटें गिरने की वजह से वो अंडर प्रेशर आ गए। अगर आज का आप देख लें, नए बॉल पे उसने स्टार्क ने और आपका हेजलवुड ने दो खिलाड़ी आउट किए और साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो दबी। जब सेकंड टाइम उनकी बैटिंग आई तो 60 for 1 थे, कौन, आपके ऑस्ट्रेलियंस, तो उन्होंने नया बॉल झेल लिया था, वो अब फंसे आकर स्पिनर्स पे। तो मैं समझता हूं कि जो इंडिया की टीम है उसने तो बहुत ही जबरदस्त खेला। मेरी फेवरेट टीम वैसे न्यूजीलैंड थी, वो रह गई, आई फील सॉरी फॉर न्यूजीलैंड, मगर ये कि ये अब ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली टीम वो जो कि बहुत 5-6 दफा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी है, तो दे आर द वन जो कि हो सकता है भारत को टफ टारगेट दें या टफ फाइट दें, और हम सब एक्सपेक्ट करें कि ऑस्ट्रेलियंस उनको देंगे। अदरवाइज इंडिया की टीम वेरी वेल बैलेंस, बहुत जबरदस्त खेल रही है। अब फाइनल के दिन देखते हैं कि वो कैसे खेलते हैं। अच्छा सर, मैंने तो बड़े दिनों से यही सारी प्रेडिक्शंस दी थी, पर आपको मैं अंदर की स्टोरी बताऊं कि ये मेरा जो स्टाफ है, मैं भी कुछ पैसे वैसे लगा दूं। जी सर, असल में मुझे लगाने चाहिए थे। मेरी टीम ने तो यहाँ पे कंबल एक ला के रखा हुआ है कि जिस दिन इसकी प्रेडिक्शन गलत होगी इसको कंबल कुट देंगे। आप सोचें कि आज से 15 दिन पहले ही मैंने कह दिया था पाकिस्तान इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द सेमीफाइनल्स, और यही 4 टीमें एग्जैक्टली मैंने उनका नाम लिया था, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, और वैसे ही आए। और फिर मैंने इनको कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल होएगा एंड दैट्स व्हाट्स गोइंग टू बी हैपनिंग। जी पैसे कितने बनाए? पैसे बस पैसे बनाए नहीं, इसी चीज का अफसोस रह गया। अरे नहीं, तो ये क्या बात हुई यार, इतनी प्रेडिक्शंस आपकी सही हो रही है तो आपको पैसे बनाने चाहिए। और अभी भी मैं कह रही हूं कि इंडिया जीतेगा फाइनल, तो अब ये जो है सारे मेरे फिर खिलाफ हुए हैं कि तुम ये क्यों, तुम मुझे कहती हैं तुम अपना मुंह बंद रखा करो, बोला मत करो। तो ये मेरे बड़े सारे इधर खिलाफ हुए हैं। और अगर कल की अगर फाइनल की प्रेडिक्शन गलत हुई तो सर इन्होंने कंबल कुट लेनी है, और जो पाकिस्तान नहीं आया ना सेमीफाइनल तक, उसका भी बदला लेना है इन्होंने मेरे से, बिकॉज दैट्स व्हाट आई प्रेडिक्टेड। एनीवेज, अच्छा सर, पाकिस्तान जी 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 कहिए प्लीज। नहीं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान खेल इतना अच्छा नहीं रहा था, मजा नहीं आ रहा था उनके क्रिकेट के अंदर। होता है ना, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है कि जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है, वो नहीं था। मुझे भी हर वक्त डर लगा रहता था कि आज वो शायद खराब खेलें, आज खराब खेलें, और वो हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? जी बिल्कुल। अच्छा सर, मैं यही पूछना चाह रही थी, कमिंग बैक टू पाकिस्तान,
व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ, क्योंकि अब इनके फिर से दूसरे जो हैं मैचेस अब शुरू होने वाले हैं और दूसरी टीम्स के साथ वर्ल्ड कप, और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट ईयर T20 है, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, तो कोई आपको टीम में प्रेपरेशन नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है? देखिए, अभी तो ये वर्ल्ड कप से आए हैं, अभी तो सांस लेने देने, तैयारियां अभी शुरू होंगी। अभी जो टूर है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत सख्त होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। 3 टेस्ट मैच हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ T20s हैं। शाहीन T20 में कप्तानी कर रहे हैं, वो ये करें। फिलहाल ये चेंजेस हुए हैं, नए कोचेस वगैरह आ रहे हैं, लेट्स सी कि कौन आते हैं। हफीज का नाम आ गया। हफीज अपने साथ किन लोगों को लेके चलता है, मैनेजर कौन होगा, ये सारी चीजें डिसाइड होनी है। देन दे गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, जब ये एक दफा ऑस्ट्रेलिया से वापस आएंगे, फिर न्यूजीलैंड से खेलेंगे, देन जून जुलाई में T20 का वर्ल्ड कप है, जो पाकिस्तान खेलना पसंद करता है। वो बहुत अच्छी टीम है T20 की, तो वहां से उनकी तैयारियां शुरू होनी चाहिए। PSL होने वाला है, उसमें भी लड़कों को देखा जाएगा कि वो कैसा खेल रहे हैं। इसलिए कि अब वनडे क्रिकेट नहीं हो रही, तो वनडे की तो बात ही नहीं होगी, अब बात होगी T20 की। तो ये जो जून जुलाई का जो वर्ल्ड कप है T20 का, जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में शायद हो रहा है, दोनों को मिलाकर हो रहा है, तो आप लोग भी जल्दी से ग्राउंड बनाए ना, तो कभी वर्ल्ड कप हो तो आप लोगों को भी कोई मैचेस मिल जाए। तो ये तैयारी जो है ना अब T20 की होगी, तो ये T20 की तैयारी होगी। मगर अब वही बात है कि जब हफीज आ जाएगा और वो अपनी टीम लेकर आएगा, देन वी विल कीप एन आई ऑन हिम कि वो कैसी ट्रेनिंग करा रहा है, किस तरह करा रहा है, कैसे वो टीम को लेके चल रहा है, तो वो हमें बाद में पता चलेगा। तो वी हैव टू वेट एंड सी कि वो कैसे करते हैं। जी ठीक है, और फिर उसी से फिर बिल्ड अप करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ चलेंगे। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी तो देखिए पाकिस्तान में है, और वो है अगले साल। अब उसमें तो सबसे बड़ा तो क्वेश्चन 2025 में 2025 या 2025 में है ना, तो उसमें तो उससे पहले भी एक आधा वर्ल्ड कप होगा। देखिए, उसमें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है भारत हमारे पास आएगा खेलने या नहीं आएगा। ठीक है ना, BCCI ने इस दफा भी ज्यादती की है कि वो हमारे साथ एशिया कप में खेलने नहीं आया। असूलन तो ICC को इस इंटरफेरेंस के जो कि हुकूमत ने इस क्रिकेट में किया है, उनको पर भी पाबंदी लगानी चाहिए, इसलिए कि हुकूमत के कहने के ऊपर वो नहीं आए। तो हुकूमत कौन होती है कहने वाली कि जी आप ना जाएं या जाएं? हम तो चले गए खुले दिल के साथ, हम भी मना करते। मैंने तो अगेंस्ट था कि वर्ल्ड कप में आप ना जाएं, वो नहीं आए, आप भी मत जाएं। उनसे साफ साफ बात करें कि आप आएंगे एशिया कप में पाकिस्तान खेलने, हम भी आएंगे। आपको भी नहीं जाना चाहिए था, आपको भी इसको बाहर जाके खेलना था, जिस तरह उन्होंने श्रीलंका में खेला। आप भी कहते कि हम बाहर खेलेंगे, मगर हमने इतनी हिम्मत ही नहीं की। हम लोगों ने, हमारे जो लोग थे, उन्होंने उनको बताया नहीं, प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को, कि भाई आप इस तरह करें। उन्होंने कहा जाओ जाओ खेलो, खेल के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो वहां तो पॉलिटिक्स चल रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी, देखें अब BCCI ने, इंडिया ने जर्नलिस्ट को, बहुत कम जर्नलिस्ट को वीजे दिए, किसी क्रिकेट फैन को वीजा नहीं दिया। तो ये चीजें इतनी मजेदार नहीं थी, ये होनी चाहिए ओपन माइंडेड। आप कनाडा में वर्ल्ड कप कराएं, हम कनाडा आना चाहते हैं और आप हमें वीजा ना दें, तो जो कि प्रोफेशनल्स हैं, तो वो गलत बात हो जाएगी। तो ये एक थोड़ी ज्यादती की थी। अब जो आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, हम सबकी होप्स है कि इंडिया खेलने आए, तो फिर उसका मजा बहुत आएगा। जी मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम को तो उन्होंने कहा कि हम तुमको बैन कर देंगे ICC ने, लेकिन इंडिया के खिलाफ उन्होंने, लेकिन वही बात है सर, जितना बड़ा बोर्ड है, जितना उसके पास पैसा है, जितना वो इन्फ्लुएंस और जितनी पावर है उसके पास, तो शायद दबते हैं सब लोग, उसके सामने बोलते नहीं है, जो कि वैसे होना नहीं चाहिए। अच्छा जनाब, आप अब मुझे बताइए कि जो मैंने तो अपना प्रेडिक्शन दे दिया कि इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप, लेकिन आपको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अब क्या नजर आ रही हैं? मुझे तो लग रहा है कि जैसे आज ऑस्ट्रेलिया मर के रो के जीता है आज का मैच, मुझे उसकी इतनी अब स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। आपको क्या लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अभी भी चांसेस हैं फाइनल के या नहीं है? मुझे अभी भी लग रहा है ऑन पेपर, हालांकि कहते हैं क्रिकेट ग्राउंड पे खेली जाती है, लेकिन फिर भी ऑन पेपर अभी भी इंडिया की टीम मुझे स्ट्रांग लग रही है, एंड आई स्टिल से कि इंडिया विल विन। आप क्या कहते हैं? देखिए, उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो नंबर 1, इंडिया इज प्लेइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल, बगैर किसी शक के, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने होम ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं, उसका एक हमेशा एडवांटेज होता है। नंबर 3, जब होम ग्राउंड पे आप खेलते हैं तो आपका जो क्राउड है, सपोर्ट है, वो आपको बहुत जबरदस्त किस्म की मिलती है। ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज ये है कि उनकी टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। आप देखें, उनके ओपनर्स तगड़े, उनके मिडल ऑर्डर में राहुल आता है, आयर आता है, वो बहुत जबरदस्त खेलता है। अभी तो पांड्या नहीं खेल रहा। ये लड़के इतने जबरदस्त खेलते हैं कि ये कहीं रुकते ही नहीं, रन्स करते चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है उनका जो स्पिनिंग अटैक है वो बड़ा जबरदस्त है। जडेजा है उनके पास, यादेव है जो कि चाइनामैन गुगली गेने करता है, वो इतना जबरदस्त उनका स्पिनिंग अटैक है कि वो आके वहां पे आप रोक लेते हैं। फिर पेस अटैक पे आ जाए, हालांकि पांड्या निकल गया, आप देखें शामी को कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने बॉलिंग कर दी है।
पिछले मैच में उसने 7 आउट कर दिए। उनके पास बुमराह है, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ बुमराह का, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गेंदें करते हैं। इनिशियल ओवर्स में अगर आप देखें तो उसके शायद आज डेटा बता रहा था 400 गेंदों में से 300 तो उसने डॉट गेंदें कर दी हैं। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है। फिर उसके साथ सिराज है उनके पास। तो दे हैव अ कंप्लीट बैलेंस साइड। बगैर किसी शक के इस वक्त जो दुनिया की जितनी टीमें भी गई हैं उनमें उनकी बेस्ट साइड है। और हम कह सकते हैं कि जी नजर ना लगे कि वो सारे फिट हैं, दे आर डूइंग वेल। तो और उनके पास कोहली जैसा बैट्समैन है, तो उनकी टीम बहुत बैलेंस है। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं तो उनका पेस अटैक अच्छा है, एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रेलियन जो है लड़ते बहुत अच्छा है। उनकी जो क्वालिटी है कि वो वर्ल्ड चैंपियंस इसलिए बनते हैं कि वो लड़ते बहुत हैं, वो आखिरी दम तक लड़ते चले जाते हैं। उनमें ये क्वालिटी है जिसकी वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन है। तो ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली साइड जो मुझे लगता है कि जो उनको टफ टाइम देगी। अदरवाइज आपने देखा कि उन्होंने तो 9 के मैच 10 के 10 मैच स्वीप कर दिए, पता ही नहीं चला किसी को क्या हुआ, इतना जबरदस्त वो खेले। तो बगैर किसी शक के अगर मुझसे आप ऑड्स पूछें तो मैं कहूँगा कि इंडिया को मैं 70% देता हूँ, 30% में ऑस्ट्रेलिया का, बल्कि चलिए 60-40 कर देता हूँ कि इंडिया को 60% विनिंग चांसेस हैं, 40% ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो कि मैं समझता हूँ कि मैंने ज्यादा दिया है, मगर मैं देना चाहूंगा इसलिए कि दे हैव बीन वर्ल्ड चैंपियंस। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपने मुझे रोका नहीं। जब मैंने शुरू में कहा था ना कि इंडिया ने 11 मैचेस स्वीप किए हैं, तो मैं सोच रही थी शायद आप मुझे रोकेंगे, कहेंगे कि नहीं 10 मैचेस उसने स्वीप किए हैं। मैंने बड़ा आयरॉनिकली वो उस वक्त बोला था कि शायद वो वर्ल्ड कप भी चूंकि जीतेंगे, तो 11 मैचेस का स्वीप है उनका। तो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात है कि वो बड़े स्ट्रांग इस वक्त नजर आ रहे हैं और कुछ भी हो सकता है उस दिन। और हम डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेंगे ऑन मंडे ऑल्सो फाइनल्स के ऊपर बात करने के लिए। लेकिन इस वक्त जो है, आप एक बात अगर कोई फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान को तो हम पर्सपेक्टिव में हमेशा रखते ही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं अपने मुल्क में कि भाई इस गेम को, जैसे बाकी हमने गेमें हॉकी की तरह की बर्बाद कर दी, इसको अपने मुल्क में अलाइव रखने के लिए क्या करने की हमको जरूरत है? और कैसे फिर हम जो है उसी तरह के बुमराह और शुभमन गिल और कोहली और श्रेयस अय्यर जिसका आपने अभी नाम लिया और पांड्या, इसकी तरह के हम टैलेंट जो है वो सामने अपनी भी टीम में लाके, और वही जो हमारा गोल्डन पीरियड था उसको हम दोहरा सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जैसे मैं बताया कि 25 करोड़ की आबादी है, 225 मिलियन पीपल लिव्स इन पाकिस्तान। हमें एक तो अपनी टीमें, जो सबसे बड़ा देखें, जितने भी स्पोर्ट्समैन आते हैं ना पाकिस्तान में, जो स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, स्क्वॉश में हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस रह चुके हैं, स्नूकर के अंदर हम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। लड़के बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो वी नीड जॉब्स फॉर दोज क्रिकेटर्स। हमारे साथ जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन के साथ जुल्म हुआ है कि हमारी नौकरियों को ख़त्म कर दिया गया, सारे डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया गया। वो हमारा वो कल्चर नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते, हम इंग्लैंड में नहीं रहते, हम कनाडा में नहीं रहते, हम अमेरिका में नहीं रहते, कि जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी हो, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम हो, मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है। ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है। हमारे बच्चों को, जो लड़के इस वक्त भी खेल रहे हैं, वो सड़कों से, गलियों से, पहाड़ों के ऊपर, खेतों खलियानों में खेलते हैं, वहाँ से अच्छे होकर आते हैं। उनको कंटिन्यू क्यों कराता है पेरेंट? मैंने कई लड़कों का इंटरव्यू लिया कि एक लड़के ने हमें बताया, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर है, कि मैं जुराबें इस्त्री करता था, 250 रुपये मैं कमाता था। जब मेरे बाप ने आके मुझे सख्ती से मारा पीटा कि तुम 250 रुपये कमाते हो, तुम यहाँ क्रिकेट खेल रहे हो। तो बाद में उसको जब नौकरी लगी कराची इलेक्ट्रिक के अंदर, तो उसको 10,000 रुपए की नौकरी लगी। उसके बाप ने खुशी खुशी उसको इजाजत दे दी कि तुम क्रिकेट खेलो, और वो इंटरनेशनल प्लेयर बन गया। तो वी नीड जॉब्स फॉर द स्पोर्ट्समैन जो पहले थी, और स्पोर्ट्स के कोटे होने चाहिए। हमारे यहाँ देखें, मैंने जैसे कहा, बहुत ही लड़के, मैं क्या बताऊं कि एक लड़का था अभी लाहौर कलंदर का, मैं नाम नहीं लेता, अच्छी बात नहीं है। लाहौर कलंदर जब चैंपियनशिप जीती तो वो उसके गांव गए, उसके लिए प्रेजेंट लेके गए, तो उन्होंने देखा कि उस लड़के के घर की छत ही नहीं थी, टूटी हुई छत थी, कच्ची छत थी। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि यार तुम इस तरह रहते हो। उसने कहा सर मैं इसी तरह रहते हैं, हमारा तो घर ही नहीं है। तो उसने, लाहौर कलंदर ने बोला हम आपको घर बना के देंगे। तो आप सोचिए कि कितना हम्बल, और वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, अच्छी बात नहीं है। और ये इस तरह के बैकग्राउंड से लड़के आते हैं। जब वो इस किस्म के लड़के बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो इसीलिए जो मैच फिक्सर्स होते हैं, उनको मतलब है कि
फंसाने में, उनको लालच देने में कामयाब हो जाते हैं, बेचारे बहुत ही हम्बल। तो इसलिए उनके पास एक नौकरी होनी चाहिए। अब देखें क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन की जो लाइफ होती है 32 साल 33 साल की उम्र तक, या चले 35 साल तक वो खेल लेगा, हॉकी खेल लेगा, वो क्रिकेट खेलेगा, उसके बाद क्या है, कितना पैसा जमा कर लेगा, कितना बिजनेस कर लेगा? कोई हर आदमी बिजनेस नहीं करता, लोग तो उसके लिए जरूरी होती है कि मैं बैंक में था, मैंने 25 साल बैंक में काम किया। जब मैंने क्रिकेट छोड़ी, मैंने बैंक का ब्रांच मैनेजर रह चुका हूं, मैंने एक जोन के अंदर 24 ब्रांचों को लुक आफ्टर किया हुआ है। आई यूज्ड टू वर्क। तो मुझे एक हौसला था, मेरे घर वालों ने इजाजत मुझे इसलिए दी क्रिकेट खेलने की। माय फादर वाज अ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम कराची एनईडी, दिल्ली से आए थे, अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, ही वाज अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इस बेस के ऊपर इजाजत दे दी कि मेरी जॉब हो गई थी कि चलो जाओ खेल लो क्रिकेट, कि तुम्हारी अब जॉब हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पोर्ट्समैन के लिए। तो हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने वो कह दिया है कि जी इनको जॉब्स दी जाए, मगर अभी भी बड़े रिलक्टेंट हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको जॉब देने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, इस पे हम बातें करते रहते हैं। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, जब तक जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, तो लड़के जो है उनको ये पता होगा कि हमारा फ्यूचर है, आगे हम खेलेंगे तो हमें 10,000 की, 20,000 की, 15,000 की, 25,000 की, 40,000 की नौकरी मिल जाएगी, तो वो खेलते अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज वो नहीं रखेंगे और फिर हमारा स्पोर्ट्स पीछे चलता चला जाएगा। ठीक है सर, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर कि हमने आपसे आज बात की। हम डेफिनेटली पार्ट 2 इसका जो है कंटिन्यू रखेंगे ऑन मंडे आफ्टर द फाइनल्स ऑन संडे। नहीं सर, मैडम आप, इट्स अ प्लेजर वाज ऑल माइन। और अगर आप जब भी बोलेंगे, व्हेनेवर यू वांट टू टॉक अबाउट क्रिकेट और भी कोई चीजों के बारे में, आई एम रेडी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, हम बिल्कुल आपको जहमत देते रहेंगे। अब बिल्कुल हम आपको जहमत देते रहेंगे, बट दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव टुडे, एंड वी आर गोइंग टू डेफिनेटली, जैसे मैंने अभी कहा कि वी आर गोइंग टू रिकनेक्ट विद यू अगेन इंशाल्लाह ऑन मंडे। बट थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। और जो भी कोई सुन रहे हैं क्रिकेटिंग दुनिया में, तो वो इन सब चीजों के बारे में सुने, सोचें। मैम आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने व्यूअर्स से बोलें कि वो अगर कोई सवाल उनके जहन में है, दे कैन आस्क यू, और वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा अगर आप चाहें तो। जी बिल्कुल सर, मैं मंडे को बिल्कुल वो, और मुझे पता ही है कि वो क्वेश्चंस तो हमें आने ही हैं, तो इसीलिए वो मैं सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मंडे को और वो मैं आपसे पूछूंगी। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड बाय फॉर नाउ सर। थैंक यू। तो ये थी जनाब हमारी आज की बातचीत, और बड़ी ही हॉट किस्म की कॉन्वर्सेशन थी सिकंदर बख्श साहब के साथ। और हम फिर से उनके साथ जुड़ेंगे मंडे को, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया। संडे को होने वाला है फाइनल वर्ल्ड कप क्रिकेट का, तो पूरा एनालिसिस उनसे उसके ऊपर भी लेंगे और भी कुछ मजे की बातें करेंगे। क्रिकेट जो है उसमें क्या क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। बट दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव टुडे, सो बाय फॉर नाउ।